रेणुका अपने ससुराल वालों के साथ कानपुर में रहती थी। वो अपने ससुराल वालों के साथ बहुत खुश थी, लेकिन जहाँ बात उसके मायके जाने की होती थी, उसकी सास सुनीता का मुंह बन जाता था। एक दिन रेणुका का बेटा कार्तिक स्कूल से घर आता है। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे लिए जल्दी से कुछ मीठा बना दो। ऐसा क्या हो गया? किस बात के लिए तुम इतने खुश हो? माँ, कल से मेरी सर्दियों की छुट्टियाँ चालू हो जाएंगी। मेरे सभी दोस्त ना अच्छी अच्छी जगह ना घूमने जा रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे माँ? अब तुम्हें क्या बताऊं बेटा कि तुम्हारी दादी कितनी कंजूस है, जो तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगी, क्योंकि कहीं गए तो उनके पैसे जो खर्च हो जाएंगे। माँ, क्या सोचने लगी आप? बताइए ना, कहाँ जाएंगे हम? पहले तुम अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल लो, फिर सोचेंगे कि कहाँ जाना है। माँ, आप ना पहले की तरह मत करना। पिछली बार भी आपने यही बोला था और बाद में मेरी सारी छुट्टियाँ ना घर के अंदर निकल गई। नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार हम भी कहीं बाहर घूमने जरूर जाएंगे। अपनी माँ की बात सुनकर कार्तिक खुश हो जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। रेणुका भी रसोई में जाकर कुछ मीठा बनाने लगती है। तभी उसकी सास उसे आवाज लगाती है। बहू, कहाँ है तू? मेरे लिए एक कप चाय लेकर आ कमरे में। जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। कुछ देर बाद रेणुका चाय लेकर सुनीता के कमरे में जाती है और उसे देती है। चाय तो तूने बहुत अच्छी बनाई है आज, वैसे तो बिल्कुल बकवास बनाती है। माँ जी, हाथ ही है, अच्छा बुरा तो चलता ही रहता है। मैं जानकर बुरी चाय नहीं बनाती हूँ माँ जी। हाँ हाँ ठीक है, अब इतनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। और बता, खाने में क्या बना रही है? माँ जी, सरसों का साग और मक्के की रोटी। सर्दियाँ चल रही हैं, अच्छा लगेगा। हाँ ये तो है, अच्छा तो लगेगा। ठीक है, बना ले। और हाँ, बन जाए तो आवाज दे दियो। जी माँ जी। माँ जी, वो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी। हाँ बोल, तुझे क्या बोलना है? माँ जी, कार्तिक की स्कूल की छुट्टियाँ पड़ गई हैं। मैं सोच रही हूँ उसे कहीं घुमा दूँ। अगर आप कुछ पैसे दे देती तो बहुत अच्छा होगा। बहू, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इतनी सर्दी में तू मेरे पोते को बाहर ले जाने की बात कर रही है? उसकी तबीयत खराब हो गई तो क्या करूँगी मैं? माँ जी, कुछ नहीं होगा, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। अभी अनुज भी नहीं है, वरना वही घुमा लाते। बेचारा पिछली बार भी कहीं घूमने नहीं जा पाया था। इस समय कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लोगों को बाहर पैर रखना मंजूर नहीं है और तुम्हें बाहर घूमने की पड़ी है। माँ जी, उसके सभी दोस्त कहीं ना कहीं बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं। अगर वो नहीं जा पाएगा तो पिछले साल की तरह उसे बहुत बुरा लगेगा और वो रोएगा। बहू, वो तो बच्चा है, लेकिन तुम तो समझदार हो ना। समझाओ उसे कि सर्दियों में कहीं भी जाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। माँ जी, मान जाइए ना, उसे बहुत बुरा लगेगा। ज्यादा दिन के लिए नहीं जाएंगे माँ जी हम। नहीं तो नहीं, मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया। अब जाके अपना काम कर। सुनीता की बात सुनकर रेणुका नाराज हो जाती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद सभी खाना खाने के लिए बैठते हैं। तभी कार्तिक अपनी माँ से पूछता है। माँ, आपने दादी से बात की? क्या बोला उन्होंने? वो हमें बाहर घूमने जाने देंगी ना? नहीं, तुम्हारी दादी ने मना कर दिया। बोला बाहर बहुत सर्दी है, अगर तुम बाहर जाओगे तो बीमार ही हो जाओगे। माँ, मुझे नहीं पता। इस बार तो सर्दियों की छुट्टियों में हमें बाहर जाना होगा। हर बार मेरे साथ आप लोग यही करते हो। बेटा, तुम तो जानते ही हो कि बिना दादी की मर्जी से हम कहीं नहीं जा सकते हैं। अब इस बात को लेकर तुम मुझसे कोई बहस नहीं करोगी। चुपचाप खाना खाओ और जाकर अपने कमरे में पढ़ाई करो। मुझे कुछ नहीं खाना है। आप अपना खाना अपने पास रखिए, मेरा पेट भर गया। कार्तिक गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है और बेड पर बैठा अपने आप से बड़बड़ा रहा होता है। तभी उसके पिता अनुज का कॉल आता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है और अपने मन ही मन सोचता है। पिताजी का फोन। अगर मैं पिताजी को बोलूंगा तो वो मुझे मना नहीं करेंगे और वो दादी को भी मना लेंगे। पिताजी प्रणाम, मैं कार्तिक बात कर रहा हूँ। बेटा, आज तुमने कैसे फोन उठा लिया? आज तुम स्कूल नहीं गए क्या? नहीं पिताजी, मेरी सर्दियों की छुट्टी शुरू हो गई है ना। चलो अच्छा है, वैसे भी ठंड बहुत हो रही है। पिताजी, मुझे अपनी छुट्टियों में कहीं बाहर घूमने जाना है। मेरे सभी दोस्त जा रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम भी अपनी माँ के साथ चले जाओ, कहीं घूम के आओ। पिताजी, माँ तो तैयार है, लेकिन दादी मना कर रही है। बोल रही है कहीं नहीं जाना है। पिछली बार भी ना छुट्टियाँ खराब हो गई थी उनके कारण। अब वही होने वाला है फिर से। तुम अपना मन छोटा मत करो और एक काम करो, अपनी दादी के पास जाकर बोलो
कि मैं घूमने तो नहीं जा सकता हूँ, लेकिन नानी के घर तो जा सकता हूँ ना। और नानी के घर पर तुम्हें वहाँ पर मैं मिल जाऊंगा, वहीं से मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। आप सच कह रहे हो पिताजी? हाँ बेटा, मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में है। ठीक है पिताजी, मैं अभी दादी से बात करके आता हूँ। कार्तिक फोन रखकर सीधे अपनी दादी के कमरे में जाता है। सुनीता को सोती देखकर वो उनके पास जाता है और उन्हें जगाता है। दादी, दादी उठो ना दादी, दादी मुझे आपसे बात करनी है, दादी उठो ना। बोल बेटा, क्या हो गया? क्यों मुझे सोने नहीं दे रहा? दादी, मुझे कहीं घूमने नहीं जाना, मुझे तो अपने नानी के घर जाना है। कम से कम वहाँ तो जाने दो ना आप। जैसा मैं यहाँ रहता हूँ वैसे वहाँ भी रह लूंगा, कहीं बाहर नहीं जाऊंगा, पक्का। जरूरत क्या है? तेरी छुट्टी है तो तू मेरे साथ रह। या दादी से बिल्कुल प्यार नहीं है, सिर्फ नानी से ही है? दादी, आपके साथ तो हमेशा रहता हूँ, उनके साथ तो कभी कभी मौका मिलता है। मुझे जाने दो ना, वो भी तो मुझे प्यार करते हैं ना। ठीक है, जा चले जा, लेकिन कहीं बाहर मत जाना। अगर सर्दी की ठंड में तेरी तबीयत खराब हो गई तो ना जाने मैं क्या करूँगी। तुझे पता है ना मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। जी दादी, मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करती हो, मैं भी आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं वादा करता हूँ मैं अपना ध्यान रखूंगा, वो भी अच्छे से। सुनीता कार्तिक की बात मान जाती है और अपनी बहू को आवाज लगाकर बुलाती है। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? जब आवाज मैं दे रही हूँ तो मैंने ही बुलाया होगा ना। जी कहिए, आपको कोई काम था? अपना सामान पैक कर ले और सर्दियों की छुट्टी में अपनी माँ के घर घूमा। कार्तिक का बहुत मन है अपनी नानी के घर जाने का। माँ जी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप मुझे मेरे मायके जाने के लिए बोल रही हैं। मैं ये सब तेरे लिए नहीं बल्कि अपने पोते के लिए कर रही हूँ। उसका मन है जाने का और वहाँ जाने से कोई उसका नुकसान नहीं है। जी माँ जी, मेरी माँ कार्तिक का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं। ठीक है, अब अपनी माँ की ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। जाके अपना और मेरे पोते का सामान पैक कर ले। अपने मायके जाने की बात सुनकर रेणुका बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से सामान पैक करके शाम की ट्रेन से अपने घर के लिए निकल जाती है। जहां पहुंचकर वो देखती है कि उसका पति वहां पहले से बैठा हुआ है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। आप यहाँ कैसे? आप तो बाहर गए थे। मेरे ऑफिस का काम खत्म हो गया था, मैं घर ही आने वाला था। तभी मैंने कार्तिक को फोन किया तो उसने मुझे घर में हो रही सारी बातों के बारे में बताया। तो मैंने ही इसे कहा कि तुम्हें लेकर यहाँ आ जाए, ताकि हम सर्दियों की छुट्टियाँ मनाने के लिए कहीं बाहर जा सकें। तभी मैं कहूँ कि इस बार ये खुद नानी के घर जाने के लिए कैसे तैयार हो गया। आप लोगों ने इतना बड़ा प्लान बनाया और बताया भी नहीं। अब तो बहुत मजा आएगा, हम सब सर्दियों की छुट्टियों में घूमने जाएंगे। सिर्फ तुम ही नहीं, बल्कि इस बार सर्दियों की छुट्टियों में हम सब घूमने जाएंगे। अनुज की बात को सुनकर कार्तिक और रेणु दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन अनुज अपनी पत्नी और बच्चे के साथ मनाली घूमने के लिए निकल जाता है। आखिरकार कार्तिक की सर्दियों की छुट्टियों में घूमने का सपना पूरा हो जाता है। गीता एक छोटे से गांव में अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। गीता बहुत ही गरीब थी, इसीलिए वो लोगों के खेतों में काम करके अपना घर चलाया करती थी और गीता की मदद के लिए उसकी बेटी अंजू भी उसका पूरा साथ दिया करती थी। अब जैसे भी करके दोनों माँ बेटी अपना घर तो चला रहे थे, लेकिन अपनी गरीबी से नहीं निकल पा रहे थे। ऐसे ही सर्दियों के मौसम की शुरुआत होने को थी, जिसके चलते एक दिन गीता अपनी बेटी अंजू के साथ कंबल निकालकर साफ कर रही थी। तभी उसकी बेटी अंजू कहती है, माँ, ये कंबल तो पूरे खराब ही हो गए हैं। इतने सालों से यही एक कंबल है हमारे पास। इस बार हम एक नया कंबल ले लेते हैं ना। पिछली बार मुझे ठंड भी बहुत लग गई थी। बेटा, कंबल लेने के लिए पैसे कहाँ हैं? अभी तो मैं ये सोच रही हूँ कि पहले हम चटाई ले लेते हैं। नीचे बिछाने के लिए भी तो कुछ नहीं है ना। अब इस कंबल में 1-2 साल तो निकल ही जाएंगे ना। माँ, 1-2 साल? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि 2 दिन भी नहीं चल पाएगा ये। आप 1-2 साल की बात कर रही हो? कंबल की हालत तो देखो जरा, पतला सा हो गया है और फट भी रहा है। मैं सोच रही हूँ लोगों के खेतों में काम करने के साथ साथ और कोई भी काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब तू भी तो बड़ी हो गई है। हम इस झोपड़ी में ही रह रहे हैं, गरीबी से उभर ही नहीं पा रहे हैं। तो क्या आप सोच क्या रही हो? माँ, साफ साफ बताओ, क्योंकि हमारी इस परेशानी का हल तो मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। पहले आप अकेले करती थी तो पैसे नहीं थे, अब हम दोनों भी काम करते हैं तब भी नहीं है। मैं ये सोच रही हूँ कि हम दोनों माँ बेटी मिलकर कोई अपना काम क्यों ना शुरू करें। कम से कम थोड़े बहुत पैसे भी आ जाएंगे और भगवान ने चाहा
तो हम नया कंबल भी ले लेंगे। हाँ माँ, आप बात तो बिल्कुल सही बोल रही हो, लेकिन ये हम अभी नहीं कर सकते। हमें अपने पास थोड़े बहुत पैसे ही सही, लेकिन पैसे तो जमा करने ही होंगे ना, फिर ही कुछ कर सकते हैं। हाँ, इसीलिए बोल रही हूँ, ये सब फिजूल खर्च बंद कर देते हैं। ये कंबल जब अभी और चल सकता है तो नया कंबल लेने की जरूरत ही क्या है। माँ, आप ठीक बोल रही हो, कोई नहीं, हम अभी इस कंबल में ही कुछ दिन और निकाल लेंगे। अंजू गीता की बात समझ जाती है और नया कंबल लेने की बात को वहीं पर खत्म कर देती है। दोनों माँ बेटी काम पर जाते हैं और इसी तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। सर्दी काफी बढ़ गई थी। अब एक ही कंबल था जिसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। उसमें ठंड भी कहाँ रुकती। कुछ दिनों बाद ठंड की वजह से गीता को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये देखकर अंजू गीता से कहती है, माँ, क्या फायदा होगा ऐसे पैसे बचाकर, जब तबीयत ही इतनी खराब हो रही है, बाहर ठंड इतनी बढ़ गई है। बाहर ठंड बढ़ रही है तो हम कर ही क्या सकते हैं। और ये सर्दी जुकाम तो ठंड की देन है, हर साल होता है, तो इस साल भी होना ही था, सो हो गया। नहीं माँ, हर साल भी यही वजह थी और इस साल भी यही वजह है कि हम ठंड के मौसम में इतनी लापरवाही कर रहे हैं। जहाँ लोग कंबल से नहीं निकलते, वहाँ हमारा ये पतला सा कंबल। बेटा, सर्दी तो बस 1-2 महीने की ही होती है, अब 1-2 महीने के लिए पैसे क्या फूकना। माँ, 1-2 महीने में ही तबीयत खराब हो सकती है, इतनी लापरवाही करने का क्या फायदा। आज को हम पैसे तो बचा लेंगे, लेकिन कल को यही 2-4 पैसे दवाई के लिए लग जाएंगे। तो इससे अच्छा तो यही है ना कि हम एक अच्छा सा कंबल ले लेते हैं, कम से कम वो गर्म तो होगा ना। तुझे भी थोड़े दिन पहले ही समझाया था कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमें पैसे जमा करने चाहिए, और तू फिर सब भूल गई और तेरी सुई फिर कंबल पर आकर रुक गई। ठीक है, आपकी बात मान लेती हूँ मैं, लेकिन आगे जाकर हमें ही परेशानी होनी है, इसलिए मैं अभी समझा रही हूँ। मेरी बात मान लीजिए, तबीयत से ज्यादा जरूरी इस समय कुछ भी नहीं है। बेटा देख, अभी हम अच्छा सा कंबल लेंगे, और तुझे पता है सर्दी बस ज्यादा से ज्यादा 1 महीने की होती है, उसके बाद तो हल्की फुल्की से रह जाती है। 1 महीने की सर्दी के लिए इतने पैसे खर्च करना ठीक नहीं है। मैं समझा ही क्यों रही हूँ आपको, आपको तो समझना ही नहीं है, करना वही है जो आपका मन होगा। मेरी एक बात मान लो, मैं काम पर जा रही हूँ, आप आराम करना, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है ना। ठीक है, तू मेरी इतनी बात मान रही है तो मैं भी तेरी एक बात मान ही लेती हूँ। गीता इस बार भी अंजू को समझाकर शांत कर देती है, लेकिन अंजू को समझ आ गया था कि कंबल लेना कितना जरूरी है, क्योंकि बाहर इतनी सर्दी पड़ रही थी कि लोगों के शरीर अकड़ रहे थे, तो इनके पास था ही क्या जो ये लोग सर्दी से खुद को बचा ले। 1-2 दिन तक तो ऐसे ही चलता है। अगले दिन अंजू काम के लिए जा रही थी, तभी उसे एक दुकान पर पुराने कंबल बेचता हुआ आदमी नजर आता है। अंजू उसके पास जाती है और आदमी से जाकर कहती है, भाई साहब, ये कंबल पुराने से लग रहे हैं, आपके पास इतने पुराने कंबल देखने में तो ठीक ही लग रहे हैं। हाँ बहन जी, ये कंबल पुराने जरूर हैं, लेकिन अभी भी काफी गर्म रखते हैं। वो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं ना, कोठी वाले, उनका क्या है, वो 1-2 साल ही इस्तेमाल करते हैं, फिर उनके काम का थोड़ी होता है। क्या 1-2 साल इस्तेमाल करने से ये इतने अच्छे कंबल उनके इस्तेमाल के नहीं होते हैं? यहाँ तो हम पता नहीं कितने सालों एक ही कंबल को इस्तेमाल करते रहते हैं। बहन जी, गरीब के घर एक ही कंबल हो वो भी बहुत बड़ी बात है। अब गरीब लोग अपनी तुलना अमीरों से थोड़ी कर सकते हैं, गरीबों को तो उनमें ही गुजारा करना होता है जो उनके पास होता है। हाँ, बात तो आप सही बोल रहे हैं। वैसे ये कंबल कितने में दे रहे हैं आप? देखिए, जो साइड में रखे हैं ये 500 के हैं, और ये मोटे वाले कंबल 1000 के हैं। बताओ आपको कौन सा वाला कंबल चाहिए, मैं अभी देता हूँ आपको। 1000 रुपए तो होंगे ही, क्योंकि मैंने वो बचा रखे थे, और पुराना ही सही, लेकिन कंबल तो है, ठंड को रोकने के काम तो आएगा ही। ले ही लेती हूँ कंबल, दिखने में भी ठीक ही लग रहा है। क्या हुआ बहन जी, बताओ तो, लेना है या गप्पे लगाने ही आई हो? हाँ हाँ, लेना है, ये 1000 वाला दे दो भाई साहब। ठीक है, अभी दे देता हूँ। अंजू वहाँ से कंबल लेकर चली जाती है और घर जाकर वो कंबल अपनी माँ को दिखाने के लिए बुलाती है, लेकिन उसकी माँ घर पर नहीं होती, क्योंकि गीता बाहर राशन लेने गई थी, जहाँ रास्ते में उससे एक औरत टकरा जाती है, जिस पर गीता उस औरत को रोकते हुए बोलती है, अरे बहन जी, इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो, थोड़ा देख कर चलो, रास्ते में और भी लोग हैं। और लोगों को देखने लगी तो कंबल बांटने वाला जो आया है इतने में चला भी जाएगा। क्या कंबल बांटने वाला कहाँ आया है? पास में ही एक मंदिर है ना, वहीं पर कुछ अमीर लोग आए हैं, हर साल कंबल बांटते हैं, इस साल भी बांट रहे हैं।
आप यहाँ मेरा समय खराब मत करो, वैसे ही मुझे बहुत देर हो रही है। कंबल बांटने वाला है, फिर तो मुझे भी जाना चाहिए। हम गरीबों के पास यहाँ कुछ नहीं है, एक कंबल मिल जाए तो हमारी सर्दी निकल जाएगी। गीता उस औरत की बात को सुनकर भागते हुए कंबल लेने जाती है। वहाँ काफी भीड़ थी, लेकिन फिर भी इतनी भीड़ में गीता को कंबल मिल जाता है। गीता कंबल पाकर बहुत खुश थी। वो कंबल लेकर घर आती है और अपनी बेटी अंजू को दिखाते हुए गीता कहती है, बेटा ये देख, तू बोल रही थी ना कंबल लेना चाहिए, तो मिल गया कंबल। अब तो खुश है ना तू? माँ, आप कहाँ से कंबल ले आई? कुछ अमीर लोग कंबल बांट रहे थे, तो वहाँ काफी भीड़ थी, मैंने भी वहीं से लिया है। ये पीछे क्या है? तू भी कंबल लाई है क्या वहीं से? नहीं माँ, मैं तो खरीद कर लाई हूँ, लेकिन आप फिक्र मत करो, ज्यादा पैसे नहीं लगे, क्योंकि ये इस्तेमाल किया हुआ कंबल है, इसलिए ज्यादा महंगा नहीं था, तभी तो मैंने लिया। ये तो बहुत अच्छी बात हुई। जहाँ हम गरीबों के पास एक कंबल नहीं था, वहाँ अब 2-2 कंबल हैं। भगवान का शुक्र है, अब हमारी सर्दियाँ अच्छे से निकल जाएंगी। हाँ माँ, लगता है भगवान भी यही चाहता है कि हम इस कड़ाके की सर्दी में ठिठुरते ना रहे, तभी तो हमें कंबल लेने के रास्ते दिखाए। और देखो, कंबल मिल भी गए, वो भी 2-2। जिस कंबल के लिए दोनों माँ बेटी तरस रहे थे, अब उनके पास 2 कंबल थे और उन दोनों कंबल से दोनों माँ बेटी की सर्दियाँ काफी अच्छे से निकलती है और आखिरकार गरीब के घर में कंबल आ ही जाता है। केशव अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था। केशव छोटी जात का था और गांव में रहने के कारण उसे लोगों का बहुत भेदभाव देखना पड़ता था। लेकिन अब केशव और उसकी माँ आशा को इन सब की आदत हो चुकी थी और इन सब बातों को नजरअंदाज करके वो जिंदगी बसर कर रहे थे। एक दिन आशा सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर तैयार होती है और पूजा की थाल लेकर बाहर जाने लगती है कि तभी केशव की आंख खुलती है और वो अपनी माँ से कहता है, माँ, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? अभी तो ढंग से सुबह भी नहीं हुई है। बेटा, शिवरात्रि है तो मैं मंदिर जा रही हूँ, तू आराम से सो जा। माँ, पर आप थोड़ी देरी से भी तो जा सकती है ना, फिर इतनी सुबह सुबह मंदिर जाने की क्या जरूरत है? आप तो ऐसे जा रही हो जैसे मंदिर के कपाट आप ही खोलोगी, या चोरी से मंदिर जा रही हो। अब मैं तुझे कैसे बताऊं कि हम निचली जात के लोग हैं, मुझे रोशनी में कोई मंदिर नहीं जाने देगा, तो मैं अंधेरे में भगवान के दर्शन के लिए जा रही हूँ। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तू सो जा, बोला ना तुझे। आशा ये बोलकर केशव को सोने की कहकर मंदिर चली जाती है और दर्शन करके वापस आती है। दिन बीतते हैं और एक दिन केशव अपनी माँ के पास आता है और उससे कहता है, माँ, कल मेरा जन्मदिन है, तो कल आप और मैं मंदिर चलेंगे, ठीक है ना? ठीक है, सुबह 4 बजे उठ जाना, चलेंगे। माँ, 4 बजे नहीं, आराम से चलेंगे। चलो, मैं थोड़ा बाहर टहल कर आता हूँ। केशव ये बोलकर बाहर चला जाता है और आशा ये सोचकर परेशान थी कि उसे मंदिर कैसे लेकर जाए। अगले दिन सुबह 9 बजे जब केशव सोकर उठता है तो आशा के साथ मंदिर जाता है। तभी मंदिर की सीढ़ियों पर जमींदार आशा को देख लेता है और उसकी पूजा की थाल को फेंक कर कहता है, तू फिर यहाँ आ गई? तुझे कितनी बार बोला है, ये मंदिर मेरे पूर्वजों ने बनाया है, तुझ जैसी छोटी जात की औरतें यहाँ नहीं आ सकती। और ये क्या, तू अपने बेटे को भी ले आई? तेरी इतनी हिम्मत! साहब, जबान संभाल कर बात करो मेरी माँ से। जात पात होती है ये तो पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि मंदिर में भगवान के दर्शन भी जात पूछ के होते हैं। अरे इतना ही घमंड है, तुझे बना लेना गरीब का मंदिर। मेरे आगे मुंह चलाने से अच्छा अपने हाथ चला। जमींदार ये बोलकर दोनों माँ बेटों को भगा देता है और उनको दर्शन नहीं करने देता। जिसके बाद आशा केशव को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अब जमींदार की बात को दिल पर लगा बैठा था। दिन बीतते हैं और अब केशव गुमसुम रहा करता, किसी से बात नहीं करता, जल्दी घर से निकल जाता और देर से घर आकर सो जाता। एक दिन आशा उसके पास आती है और उसके हाथों के जख्मों को देखकर कहती है, केशव, ये क्या है? तेरे हाथों को क्या हो गया? इन पर इतने जख्म क्यों हैं? सच सच बता, ये सब क्या चल रहा है? तुझे मेरी कसम। कुछ नहीं माँ, वो बस ऐसे ही हो गए। आप इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दो। कुछ जरूरी होता तो मैं आपको खुद बता देता, या समय आने पर बता दूंगा। समझा करो बात को। कैसे बात समझू बेटा? तेरे अलावा मेरा है ही कौन? जब से वो मंदिर वाला हादसा हुआ है ना, तू ढंग से खाता है ना, मुझसे ढंग से बात करता है, बस रोज सुबह जल्दी उठकर चला जाता है और देरी से घर आता है। मुझे तेरी चिंता होती है। केशव इस बात का जवाब दिए बिना बाहर चला जाता है और जब देर रात को वो आता है तो अपनी माँ की आंखें बंद करवाकर उनसे कहता है, माँ, आंखें बंद करो, मुझे तुमको कुछ दिखाना है जिसे देखकर आप खुश हो जाओगी।
अरे ऐसे ही दिखा देना, आंखें बंद करवाने की क्या जरूरत है। वैसे भी इन बूढ़ी आंखों को अब ढंग से दिखता ही कहाँ है। माँ बोला ना करो, आप ना जिद मत किया करो मुझसे, ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा बाबा ठीक है, कर लेती हूँ। ले कर ली, बता क्या बात है। केशव के कहने पर आशा आंखें बंद कर लेती है और जब खोलती है तो उसके सामने एक सुंदर सा लकड़ी का मंदिर था, जिसे देखकर आशा कहती है, ये तो कहाँ से लाया रे? ये तो बहुत सुंदर है, कितना खूबसूरत लग रहा है, पर ये तो बड़ा महंगा पड़ा होगा ना। सच बता तू, ये कहाँ से लाया है और कितने का पड़ा? माँ मैं ये रोज मंदिर बनाने ही बाहर जाता था। मैंने कुछ दिन मजदूरी की और जो पैसे मिले उनसे लकड़ी खरीद कर ये मंदिर बनाया। मैं चाहता तो उन पैसों से सीधा मंदिर ले सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि मेरी माँ के लिए मंदिर में अपने हाथ से बना कर लाऊं। ये सुनकर आशा भावुक हो जाती है और केशव को गले से लगा लेती है। तभी केशव कहता है, माँ ऐसे भावुक मत हो, लाओ मुझे बताओ इस लकड़ी के मंदिर को घर में कहाँ रखना है, मैं रख देता हूँ। नहीं केशव, मैं चाहती हूँ ये मंदिर हम अपने आंगन में रखें, ताकि जो हमारी तरह गरीब और निचली जात के लोग हैं, वो इस गरीब के मंदिर में ही सही पूजा कर सके। माँ ये तो बहुत अच्छा विचार है, मैं इसको उठाकर आंगन में रख देता हूँ। केशव ये बोलकर मंदिर को आंगन में रख देता है, जिसके बाद सब उस मंदिर में जाकर दर्शन करने लगते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब जमींदार के मंदिर के पंडित जी भी अब केशव के आंगन में आकर उसके मंदिर की पूजा करने लगते हैं। और ये सब देखते हुए जमींदार को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी हवेली पर बैठा हुआ सोचता है, उस गरीब की इतनी हिम्मत कि अपना एक मंदिर बनवा लिया। अब बताता हूँ इसे, उसने गांव के लोगों को क्या मेरे पंडित को भी अपनी तरफ कर लिया। अब मंदिर में पंडित ही नहीं होगा तो मैं पूजा कैसे करूँगा? मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा, वो भी जल्दी ही। आज रात को ही मैं सब ठीक कर दूंगा। ये बोलकर जमींदार खुद उस रात कुल्हाड़ी लेकर केशव के आंगन में जाता है और मंदिर के आगे जाकर कुल्हाड़ी को कस के थाम कर कहता है, ना रहेगा गरीब का मंदिर, ना होगी पूजा, फिर पंडित को भी मेरे मंदिर वापस आना पड़ेगा और गांव के लोगों को भी। फिर गांव में मेरी सत्ता चलेगी। अरे जो दान ही नहीं दे सकते उनको पूजा करने का कैसा हक? पूजा का हक तो बस पैसे वालों को है और ऊंची जात वालों को। इतना बोलकर जमींदार जैसे ही मंदिर पर कुल्हाड़ी से वार करने को होता है, तभी एक सांप आकर जमींदार को डस लेता है और वो कुल्हाड़ी छोड़कर दर्द से चिल्लाने लगता है, बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। जमींदार की आवाज सुनकर गांव के कुछ लोग और केशव आशा बाहर आते हैं और जमींदार को कुल्हाड़ी के साथ जमीन पर बेहोश पड़ा देखकर केशव कहता है, ये यहाँ कैसे आए और ये यहाँ क्या कर रहे हैं? और क्या केशव भैया, आपको दिखाई नहीं दे रहा? हमारा मंदिर तोड़ने आए हैं। ये देखो, इनके हाथ में कुल्हाड़ी भी है। जमींदार जी को शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? इन्होंने अपने मंदिर में जाने से गरीबों को रोका और जब उन्होंने खुद का मंदिर बना लिया तो वो भी इनसे देखा नहीं गया। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये यहाँ दर्द में तड़प रहे हैं और आप इनको सुना रहे हैं। बाद में सुना लेना, पहले इनकी जान बचाओ। किसी को सांप का जहर निकालना आता है क्या? आशा की बात सुनकर गांव का एक आदमी आता है और ग्रामीण तरीके से जमींदार के पैर से सांप का जहर निकाल देता है, जिसके बाद होश में आकर जमींदार सबके आगे हाथ जोड़कर कहता है, मुझे माफ कर दो आप सब लोग, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे भेदभाव नहीं करना चाहिए था। मंदिर पर सबका समान हक होता है। मैं घमंड में अंधा हो गया था। मैं आप सबका दोषी हूँ, मुझे माफ कर दो। जमींदार जी, अगर हमने भी आपके साथ भेदभाव किया होता तो आज आप जिंदा ना होते। तो अगली बार थोड़ा संभल कर, आई समझ? ये गलती कभी नहीं होगी और इस मंदिर को भी मैं अपने मंदिर में स्थान दूंगा और आज से गांव के मंदिर का नाम गरीब का मंदिर होगा। लेकिन ये बात समझ नहीं आई कि गांव में सांप आया कहाँ से? इस गांव में तो ज्यादा सांप है ही नहीं। आशा की ये बात सुनकर सब सोच में पड़ जाते हैं कि तभी वही सांप जिसने जमींदार को काटा था, वो रेंगता हुआ आगे जाता है और शिव का रूप धारण कर लेता है और अंतर्ध्यान हो जाता है, जिसके बाद सब गांव वालों को बिना भेदभाव के उस गांव में पूजा करने की आजादी मिलती है।